सो वेलकम टू लेक्चर 3। आज का टॉपिक आप देख ही रहे हैं, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, उसके पहले वर्क हमने पढ़ा था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिससे आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से बेस्ड आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। और ये थ्योरम बहुत ईजी है समझने के लिए, इसका एप्लीकेशन बस आपको समझना है कैसे इसे अप्लाई करना है, कुछ इसके स्पेशल सिचुएशंस हैं। तो सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? तो ये कहता है कि समेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब सारे फोर्सेस मिलके किसी सिस्टम पे कितना काम करते हैं, वो अमाउंट जो है उसकी उतना ही अमाउंट उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसका 2 लाइन का प्रूफ है, ये भी आप देख लीजिए। न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप पढ़े थे कि एफ नेट इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ठीक है। ओके, सो एफ नेट को एम डी वी बाई डी टी को लिख दिया मैंने एम वी डी वी बाई डी वाई। कैसे? ये भी आप काइनेमेटिक्स से आपको ध्यान होगा कि डी वी बाई डी टी को आप लिख दीजिए डी वी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो ये हो जाता है डी वी बाई डी वाई टाइम्स वी, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिख दिया है। अब इस पूरे वाले टर्म को, सारे एफ को मैंने एफ नेट बोल दिया है, ठीक है। तो एफ नेट की वैल्यू हो जाती है एम वी डी वी बाई डी वाई। अब डी वाई को इधर ले आइए और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो एफ नेट डी इंटीग्रल एफ नेट डी वाई हो जाएगा वर्क डन इन रेफरेंस फ्रेम, वर्क डन इन रेफरेंस फ्रेम बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है। और एम वी डी वी क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका इंटीग्रल क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही इसका प्रूफ है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एक लाइन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ चीजें इसमें ध्यान में देने वाली हैं कि इसमें क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। देखिए, सबसे पहले एफ एक्सटर्नल फोर्स है कि जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इन सबको जितने भी फोर्स, इसके अलावा भी कुछ फोर्स हो सकते हैं, इनको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ऑलरेडी आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिन पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो और भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो वो यहाँ आएगी। कहने का मतलब कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, नॉन एनर्जी डेसिपेटिंग प्लस एनर्जी डेसिपेटिंग। और सूडो भी आएगा, कब? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। तो सारे ही फोर्सेस हमें लेने हैं, कोई फोर्स हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे फोर्सेस जितने इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे हमें लेने पड़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो बेसिकली थ्योरम फिर से अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो डब्ल्यू डी एक्सटर्नल मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको मैंने के एफ माइनस के इनिशियल लिखा। ये सबसे बेसिक है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसको आप मेमोराइज कर दीजिए, ठीक है। सारे फोर्सेस का वर्क डन दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें थोड़े से वेरिएशंस देख लेते हैं हम लोग। पहला वेरिएशन ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसका नेगेटिव जो होता है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको लिख देते हैं माइनस डब्ल्यू डी कंजर्वेटिव। जैसे क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है ग्रेविटेशन हो या और भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो आप हर बार उनका वर्क डन नहीं निकालेंगे। आप लास्ट लेक्चर में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, वो निकालना ज्यादा आसान है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कंजर्वेटिव को रिप्लेस कर दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से, ताकि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए।
ठीक है। तो माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू यूएफ माइनस यू इनिशियल, ठीक। सो वर्क डन कंजर्वेटिव को मैं लिख सकता हूँ यू आई माइनस यू फाइनल, ये इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो बन जाएगा डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस यू आई माइनस यू एफ प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी स्यूडो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म राइट साइड लेते जाइए, तो आपकी इक्वेशन कुछ बनेगी डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी स्यूडो इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। अच्छा, ये के एफ प्लस यू एफ को बोला जाता है टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, दोनों टर्म यूज कर सकते हैं आप। तो राइट साइड में बनता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इसको ई बोल दिया, ई इज मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, ठीक है। E इज इक्वल टू के ई प्लस पी, ठीक है। So, अब जो थ्योरम बनी हमारी दैट इज वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई इनिशियल, ठीक है। और ये ज्यादा हमारा इजी टू यूज है। अब हमें इसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और यही थ्योरम हम लोग सारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं अपने। डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी स्यूडो इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई इनिशियल, ये आप याद रखिए, यही आपके सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, यही थे ये पर्टिकुलर वेरिएशन, ठीक है। ध्यान रखिए ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों आप निकालना जानते हैं हर केस के लिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए, क्योंकि वर्क डन इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऑलरेडी आपने पढ़ा है पहले लेक्चर में कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो जो आप काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो भी सेम फ्रेम से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी शुड बी इन सेम फ्रेम, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं करना है। अगर ग्राउंड से देख रहे हैं एक चीज, तो दूसरी चीज भी ग्राउंड से ही देखनी है। अगर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम से कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही मेजर करेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑल्सो, ऑलरेडी आपने देखा है, एक सूडो वाला कंपोनेंट भी लेते हैं हम लोग, बट वी हैव टू टेक वर्क डन बाय सूडो फोर्स इनटू अकाउंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल है, सारे कंडीशंस में एप्लीकेबल है, ठीक है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल हर जगह। बस आपको ये वर्क डन बाय सूडो भी लेना पड़ेगा अगर नॉन इनर्शियल में है, तो आप अगर इनर्शियल फ्रेम में है तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। सो इन इनर्शियल फ्रेम डब्ल्यू डी सूडो इज इक्वल टू जीरो सिंस एफ सूडो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली ऐसे सिचुएशंस आपके पास आएंगी कि जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन वगैरह सब एब्सेंट होंगे, तो उस केस में ये वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव भी आपका जीरो आ जाएगा। तो वही एक स्पेशल केस देख लेते हैं। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो डब्ल्यू डी एक्सटर्नल आपका जीरो हो जाएगा। कोई सूडो फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो डब्ल्यू डी सूडो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं प्रेजेंट है तो डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर ये इक्वेशन आप फिर से लिखें, डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी सूडो इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो इसमें लेफ्ट साइड के तीनों टर्म जीरो हो जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो आपका फाइनल बनता है दैट इज ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल, ठीक है। मतलब फाइनल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी। ई आई इज इक्वल टू ई एफ या यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू आई एफ प्लस के एफ। तो इसकी थ्योरम ये बनेगी, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं, देन वर्क एनर्जी थ्योरम implies that
टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज EI इज इक्वल टू ई फाइनल। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होंगी तो बहुत प्यार से आपका इक्वेशन बन जाएगा कि हमेशा एनर्जी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कब? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नहीं तो आपका ये जनरल इक्वेशन वैलिड रहेगी, ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। एक कह रहा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है और इट इज ब्रॉट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन वेरी स्लोली। ध्यान दीजिए, वर्ड वेरी स्लोली का मतलब है कि वेलोसिटी हमेशा इसकी जीरो रहेगी। कैसे कर रहे हैं? इट इज सपोर्टेड बाय हैंड, मतलब एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसको नीचे से हाथ लगा के बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे, मतलब इनफाइनाइटली ज़्यादा टाइम लेके आप उसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ला रहे हैं और वहां पे लाके छोड़ दिया आपने, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल एक्सर्टेड बाय हैंड। तो सबसे पहले फोर्सेस क्या क्या इन्वॉल्व हैं ये देख लेते हैं। इस पे m मास का एक वेट लग रहा होगा, mg नीचे, हाथ से हमने सपोर्ट किया है तो एक नॉर्मल हाथ से लग रहा है, और किसी भी समय जब इसका एक्सटेंशन x है तो इस पे एक kx का फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए इसमें, तो डब्ल्यू डी एक्सटर्नल, ठीक है, ये पूरा हमारा सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम आप यही ले लीजिए, ठीक है। तो डब्ल्यू डी एक्सटर्नल, मास हमारा सिस्टम हो गया, डब्ल्यू डी एक्सटर्नल टेकिंग मास एज द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम आप डिफाइन कर लीजिए, क्या सिस्टम ले रहे हैं, तो जिस बुक के बारे में एनालिसिस करेंगे वही हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मास के बारे में हमें करना है तो मास हमारा सिस्टम हो गया। तो डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी सूडो इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अच्छा, ठीक, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम लोग एनालिसिस अपनी ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू डी सूडो आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा। अब डब्ल्यू डी एक्सटर्नल क्या है? वर्क डन बाई नॉर्मल, जो हमें निकालना है। सो डब्ल्यू डी एक्सटर्नल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाई नॉर्मल, नॉर्मल ही आपका एक्सटर्नल फोर्स है इस केस में, और इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। अब सबसे पहले, क्योंकि ई में क्या होता है, ई इज इक्वल टू यू प्लस के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको रेफरेंस बनाना होगा पहले एक, तो इनिशियल पोजीशन जो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है इसको रेफरेंस लेना सबसे इजी होता है, क्योंकि वहां पर आपका हाफ के एक्स स्क्वायर वाला पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा और mgh वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो रेफरेंस लाइन ले लेते हैं इसे, ठीक है। यहीं से हम सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे और ये नेचुरल लेंथ की पोजीशन है।
यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, और फिर जब x नॉट नीचे आ जाएगा तो ये भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, क्योंकि हैंड से बहुत स्लोली ला रहे हैं तो यहाँ भी v फाइनल भी 0 होगा, ये v इनिशियल भी 0 है। ठीक है, अब इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले E इनिशियल लिखते हैं, U इनिशियल प्लस K इनिशियल। U इनिशियल में क्या होगा, हाफ kx स्क्वायर प्लस mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। देखो kx x 0 है आपका, तो पहला टर्म 0 हो जाएगा। mgh में h 0 है क्योंकि यही रेफरेंस लाइन है, और प्लस हाफ mvi में vi 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, E फाइनल कैलकुलेट करते हैं, तो U फाइनल प्लस K फाइनल हो जाएगा। U फाइनल कैसे होगा, x नॉट नीचे आ रहे हो आप, सबसे पहले U फाइनल लिखो तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट का एक्सटेंशन है, प्लस mgh वाला टर्म लिखो, एक्स नॉट नीचे आ रहे हैं तो mg माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और प्लस वेलोसिटी फाइनल 0 है, तो ये बनेगा आपका हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस mg एक्स नॉट। ठीक है, तो आपका फिर से उस WD एक्सटर्नल हो जाएगा E फाइनल माइनस E इनिशियल, और दैट शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस mg एक्स नॉट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बट अभी इसमें हमें एक्स नॉट नहीं पता है, तो एक्स नॉट निकालने के लिए आपको इक्विलिब्रियम दिया हुआ है कि जब छोड़ रहे हैं उस हैंड को तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। ऊपर लग रहा होगा के एक्स नॉट, नीचे लग रहा होगा mg, और क्योंकि हाथ यहाँ पे छोड़ चुके हैं इसलिए यही दोनों फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो के एक्स नॉट आपका mg के बराबर हो जाएगा, और एक्स नॉट हो जाएगा mg बाई के। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, तो WD एक्सटर्नल हो जाएगा हाफ के mg बाई के का स्क्वायर माइनस mg टाइम्स mg बाई के, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में दिया है कि जो फाइनली सिस्टम को ब्रॉड टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब फोर्स बैलेंस। ठीक है, वहां से हाथ हटा ले रहे हैं, वहां तक हाथ लेते जा रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है जहां पर इस पे ये वाला पोजीशन फोर्स बैलेंस होगा, हाथ हटा ले रहे हैं, तो n की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का, बहुत इजी है, आपको इक्वेशंस लिखनी है, सारे टर्म लिखने आने चाहिए। इस तरह आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, दोनों सिचुएशन में एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। बेसिकली स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि जो नेचुरल लेंथ वाला स्टेट है वहाँ पर रेफरेंस लाइन ले लीजिए, तो आपका वहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर भी 0 होगा और mgh वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। हालांकि आप कहीं भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी रेफरेंस लाइन ले सकते थे, उससे कोई हानि नहीं होगी, सॉल्विंग बस आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, यहाँ से हमने रिलीज किया, फाइंड द टोटल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी लिया था, जहां आपको मैंने बोला था कि ये प्रूव हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जितना ये नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन तक डिस्टेंस कवर करता है उतनी ही मीन पोजीशन से अदर एक्सट्रीम तक कवर करता है। तो एक्सट्रीम का मतलब जहां जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ये रिटर्न करता है और ये SHM अपना करता रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं नेचुरल लेंथ से मीन तक की डिस्टेंस x1 है और फर्दर मीन से दूसरे एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस x2 है, तो दोनों एक्सट्रीम पे v आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन को फिर से हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0,
चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, बीच वाली मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का पहले हम लोग वो तो सबसे पहले कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स बैलेंस। तो देखिए ये mg है और ये kx1 है, दो ही फोर्स है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर F0 हो जाएगा, F net इज इक्वल टू 0, सो kx1 इज इक्वल टू mg, सो x1 इज इक्वल टू mg बाई k। ये तो मेरा सबसे पहले निकल गया x1 की वैल्यू। अब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है बिटवीन टू एक्सट्रीम्स टेकिंग मास एज द सिस्टम। मतलब ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो इनके इनके बीच में आपको v इनिशियल 0 है, v फाइनल 0 है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ 0 होगी, यहाँ x1 प्लस x2 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू x1 प्लस x2 हो जाएगी, नीचे की तरफ है तो माइनस हमको अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में आप लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा आपका डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी सूडो शुड बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अच्छा, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है? ज़ीरो, नहीं। नॉन कंजर्वेटिव भी ज़ीरो नहीं है और सूडो भी ज़ीरो है, तो हमारा क्या बन जाएगा ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, ठीक है। यही अप्लाई करना है हमारा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, तो आप एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। अच्छा, ई आई लिखते हैं पहले। ई आई हो जाएगा यू आई प्लस के आई। देखो पहले वाले सिचुएशन में रेफरेंस लाइन हाफ के एक्स स्क्वायर आपका जीरो होगा और एम जी एच भी जीरो होगा। सिमिलरली वी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो इसको आप लिखिए पहले हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये तीनों टर्म जीरो होंगे, तो ये जीरो हो गया। अब बात करते हैं ई फाइनल की। तो यू फाइनल प्लस के फाइनल, यू फाइनल में एक सबसे पहले हाफ के एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा प्लस एम जी एच का टर्म आएगा प्लस हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा, एक्स कितना एक्सटेंशन हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक में एक्सटेंशन x1 प्लस x2 होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस एम जी एच क्या होगा, एच देखो अब नीचे आ रहे हैं हम रेफरेंस लाइन से, x1 प्लस x2 नीचे आ रहे हैं, तो माइनस x1 प्लस x2 हो जाएगा, एम जी माइनस x1 प्लस x2, ठीक है, और प्लस हाफ एम वी फाइनल भी जीरो है, तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल करके इक्वेशन बनेगी जीरो इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस एम जी x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mg अपॉन k, ठीक है। ये बन गया आपका, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी मेरी, x1 इज इक्वल टू एम जी बाई के, x1 इज इक्वल टू एम जी बाई के, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। तो आपका x2 हो जाएगा
2mg/k माइनस x1 इज इक्वल टू mg/k, और ये इक्वल आ गया। ठीक है, यही मैंने आपसे बोला था कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू mg/k। तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा? कंक्लूजन बनेगा डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पोजीशंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन is same in a spring mass system। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम का। हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रेफरेंस लाइन लेते हैं। ठीक है, ये भी चीज लिख लीजिए, वी कैन टेक रेफरेंस लाइन एज पर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम रेफरेंस लाइन ले सकते हैं। तो एक बार आपने रेफरेंस लाइन ले लिया, देन आपको एनर्जी लिखने आना चाहिए, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एक चेन टेबल प्रॉब्लम। इसके दो वेरिएशंस होते हैं। क्या होता है कि चेन को किसी टेबल से लटका के रखा जाता है, कुछ पार्ट टेबल पे छोड़ना है, कुछ पार्ट हैंगिंग है। तो दो प्रॉब्लम होती है, जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है और जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो वन बाय वन दोनों केसेस देख लेते हैं। पहले केस में हमारा फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या है कि इसमें चेन का एक्स पार्ट जो है टेबल पे रखा हुआ है और एल माइनस एक्स पार्ट नीचे हैंगिंग है। इस चेन को कोई एक पर्सन है यहाँ पर होल्ड कर रखा है इसे, ऑब्वियसली फ्रिक्शन नहीं तो किसी को रोक के रखना होगा, नहीं तो स्लिप कर जाएगा पूरा इस वेट की वजह से। ठीक है तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस चेन को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो जब चेन पूरी वर्टिकल हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होता है और काफी आसानी से होता है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन तो आपकी ये है कि जब इसका एक्स पार्ट इस पे हैंगिंग है, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? फाइनल पोजीशन हो जाएगी जब ये पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी। मतलब कुछ यूं बनेगा आपका, ये फाइनल हो गया। इनिशियल वो मोमेंट है जब ये रिलीज हो चुकी है, जस्ट रिलीज हुई है। ठीक है, तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगेगा। पहले इनिशियल पोजीशन का ले लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पहले इसमें लगाते हैं। क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व होने वाले हैं? डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी सूडो इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। रिलीज करने के बाद का लेना है आपको, तो यहाँ से आपका रिलीज हो चुका है अब। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, और हम लोग अपने एनालिसिस ग्राउंड से देख के कर रहे हैं। ठीक है, तो सूडो भी जीरो है। मतलब ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल हमारा इक्वेशन बन जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, सो इसमें लिखिए वी हैव टू अप्लाई WET between initial and final positions। ठीक है, इनिशियल क्या है? जब चेन का एक्स पार्ट हैंगिंग है, कुछ ये, दिस इज योर L माइनस एक्स, दिस इज योर x, ये इनिशियल है। अभी v इक्वल टू जस्ट जीरो है, और फाइनल पोजीशन आएगी जब पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो चुकी होगी। ठीक है, vi इक्वल टू जीरो,
और ये फाइनल है, तो यहाँ पे कुछ BF आ चुका होगा। ठीक है, अगेन हम लोगों को रेफरेंस लाइन लेना होगा एक, पर उस पर आगे चलने से पहले हमें सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने आना चाहिए। ठीक है, सो हाउ डू वी राइट द पोटेंशियल एनर्जी? तो इनिशियल पहले वाला ले लेते हैं, EI इज इक्वल टू UI प्लस KI। ठीक है, एक स्लाइड और है इसके लिए। बहुत ध्यान से देखो, हमारा ये टेबल वाला लाइन ही रेफरेंस लाइन है। ठीक है, रेफरेंस लाइन एट द टेबल। ठीक है, वी टेक रेफरेंस लाइन एट द टेबल। आपको जहां मन करे आप ले लीजिए, पर हमने रेफरेंस लाइन टेबल पे ले लिया। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट की, एक्स वाले पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? UI लिखने का तरीका देखिए, तो UI होगा x वाले पार्ट का प्लस UI होगा L माइनस एक्स वाले पार्ट का। UI x का सबका हाइट 0 है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अब L माइनस एक्स वाला जो पार्ट है, इसमें सबकी हाइट अलग अलग है, इसकी हाइट कुछ अलग है, इसकी हाइट कुछ अलग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक y डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है, टेबल से y डिस्टेंस पे गए और एक dy का एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब इसका कुछ मास होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे dm। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म लेंथ है, चेन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चेन। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि मास आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लेंथ के अलोंग। ठीक, तो डीएम मास क्या होगा? देखो एल लेंथ का मास m है, तो dy लेंथ का कितना होगा? दैट इज योर dm। सो dm की वैल्यू हो जाएगी m बाई एल टाइम्स dy। ठीक, इस dm की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? dm टाइम्स g टाइम्स h। ठीक, सो du अगर मैं लिखूंगा, सो दैट शुड बी इक्वल टू dm g माइनस y। ठीक, तो u पूरी l माइनस एक्स जो होगी, u इनिशियल l माइनस एक्स क्या होगा? इंटीग्रल du। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल m बाई एल जी डी वाई पहले dm लिखिए आप, m बाई एल डी वाई, फिर g एंड देन माइनस वाई। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे आप? इस वाले हाइट से लेके इस वाले हाइट तक, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस इनकॉर्पोरेट कर लिया है इसमें, तो आपको अब यहाँ पे 0 टू l माइनस एक्स इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? mg बाई एल कॉन्स्टेंट ले लीजिए, माइनस भी कॉन्स्टेंट ले लीजिए, इंटीग्रल बिकम्स y डी वाई 0 टू l माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस mg अपॉन एल वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से l माइनस एक्स। सो यू आई एल माइनस एक्स वाले पार्ट का आ जाएगा माइनस एम जी एल माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2l। ठीक है, अब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। ध्यान रखिए, यही हम लोग अभी फाइनल निकालने के लिए दोबारा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस उसमें इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है,
सो आपका U इनिशियल सॉरी E इनिशियल लिखने आना चाहिए। अब आपको E इनिशियल हो जाएगा U इनिशियल, या सबसे पहले U इनिशियल ही लिख लीजिए। अब कितना होगा, U इनिशियल बिकम्स U इनिशियल x वाला पार्ट प्लस U इनिशियल L माइनस एक्स वाला पार्ट, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस माइनस एम जी एल माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो E इनिशियल क्या हो जाएगा, U इनिशियल, अब यहाँ के एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आपको, प्लस के इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है। ठीक है, ये 0 है, तो ये तो हो गया ई इनिशियल। अब ई फाइनल की बात कर लेते हैं। ई फाइनल में पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो गई। अच्छा, रेफरेंस वगैरह सब आपका सेम रहेगा, वैसा नहीं कि आप रेफरेंस बदल दोगे अपना। तो दिस इज योर रेफरेंस। अगेन आप ग्राउंड पे बैठ के एनालाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो इसको निकालने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम इंटीग्रल आप करोगे। y पे जाके dy का एलिमेंट लोगे, उसका मास होगा dm। तो u फाइनल लिखने का जो तरीका है आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लीजिए, माइनस एम जी बाई एल इंटीग्रल वाई डी वाई। अब लिमिट देखिए क्या है कि पहले ये एल माइनस एक्स हैंगिंग कर रहा था, अब ये पूरा का पूरा एल लेंथ हैंग कर रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ वी फाइनल हो चुकी है, तो जो ये एल लेंथ हैंग कर रहा है, तो अब इसकी लिमिट 0 टू एल होगी, आपको 0 टू एल इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी बाई एल वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी एल बाई 2। ठीक है, यू फाइनल हो गया, और के फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो अब ई फाइनल आप लिख सकते हैं यू फाइनल प्लस के फाइनल इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई 2 प्लस हाफ एम वी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब आप अपनी इक्वेशन लिखवा लीजिए, क्या बनी थी, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। ठीक है, ई इनिशियल मेरा कितना आया है, माइनस एम जी एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2l माइनस एम जी एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2l, और ये मेरा हो जाएगा ई फाइनल के बराबर, जो मेरा ये है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है, जहां से आप वी फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको क्वेश्चन में एक्स दिया होगा, मैंने बेसिक निकाला है, जनरल निकाला है, तो आप एक्स की वैल्यू मान लीजिए एल बाई 2 हो, एल बाई 3 हो, इसमें आप डालिए और आराम से वी एफ निकाल लेंगे आप। ठीक है, so we can find Vf from above equation ठीक है, x will be given in fraction of L। ठीक है, मतलब x को या तो L बाई 2 दे दिया या L बाई 3 दे दिया, इस टाइप से दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, कि इतनी पार्ट उसकी हैंगिंग है, या हैंगिंग वाले पार्ट का भी फ्रैक्शन दे सकता है, या टेबल वाले पार्ट का भी। हमारे केस में ध्यान देना है x वाला पार्ट है जो टेबल पे है। ठीक है, तो ये था इसकी सॉल्विंग विदाउट फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। बस इसमें चेंज यही है कि अब कोई पर्सन इसे होल्ड करके नहीं रखा है, अब ये फ्रिक्शन की वजह से रुकी हुई है। यहाँ वाला फ्रिक्शन आपको दिया है म्यू, और यहाँ वाला फ्रिक्शन आपको मानना पड़ेगा 0। ठीक है, दूसरा कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, मतलब टेबल पे जस्ट ये चेन इस पोजीशन में रुकी हुई है, हल्का सा भी आपने डिस्टर्ब किया तो ये मूव कर जाएगी।
तो लिखा है चेन इज अबाउट टू स्लिप इन गिवन स्टेट, अबाउट टू स्लिप इन गिवन स्टेट, इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट इज कंप्लीटली वर्टिकल। तो अगेन आपको दोनों पोजीशंस में वर्क एनर्जी थ्योरम निकालना है, बस इस बार फ्रिक्शन वाला वर्क डन भी आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसी इक्वेशन का यूज करना है कि चेन इज अबाउट टू स्लिप। कितना पार्ट इसका टेबल पे है, पहले हम उसकी एफबीडी बना लेते हैं। एक्स वाला पार्ट है, मास ऑफ एक्स लेंथ कितना हो जाएगा, m/l x। ठीक है, अब इस पे एफ आर लग रहा है कुछ फ्रिक्शन और ये अबाउट टू स्लिप है। अच्छा, ये स्लिप क्यों कर रही है, क्योंकि इसको कोई टेंशन खींच रहा है आगे की तरफ, और इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जितना ये हैंगिंग वाला पार्ट है इसका वेट, T इज इक्वल टू m/l टाइम्स l माइनस एक्स जी। ठीक है, जितना हैंगिंग वाला पार्ट है वही यहाँ टेंशन ट्रांसमिट होगा। ठीक है, थ्रू आउट द चेन। अगर आप इसकी एफबीडी बनाएं यहाँ से काट के, तो इस पे नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, और यही टेंशन यहाँ पे ट्रांसमिट होगा इस पे राइट साइड में। ठीक है, सो T इज इक्वल टू m/l टाइम्स l माइनस एक्स टाइम्स जी। इसको कुछ यूं बना लीजिए आप, वर्टिकल वाले पार्ट का एफबीडी, दिस इज योर l माइनस एक्स, m/l l माइनस एक्स जी नीचे और T ऊपर। ठीक है, अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन है तो टेंशन इज इक्वल टू m/l l माइनस एक्स जी, और यही टेंशन एफ आर के बराबर हो जाएगा, T इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, और क्योंकि सिंस चेन इज अबाउट टू स्लिप, देयरफॉर एफ आर इज लिमिटिंग, तो T की वैल्यू होती है T इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू म्यू, और कितना होगी, म्यू एम जी, एम क्या है इस एक्स वाले पार्ट का मास, म्यू m/l टाइम्स एक्स जी। ठीक है, अब टेंशन की वैल्यू डाल दीजिए आप, तो बन जाएगा आपका m/l l माइनस एक्स जी इज इक्वल टू म्यू m/l एक्स जी। सारे टर्म कट जाएंगे इसमें, और म्यू की वैल्यू बचेगी आपकी l माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये तो म्यू की वैल्यू आ गई। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा। कैसे निकालना है कि जितना पार्ट टेबल पे है उसको फ्रिक्शन रोक रहा है। ठीक है, उस पार्ट की एफबीडी बना लीजिए, उस पर राइट साइड में एक टेंशन लग रहा है, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन यूजर रोक रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू m/l टाइम्स एक्स जी। ठीक, टेंशन क्या होगा, टेंशन वो होगा जो जितना पार्ट हैंगिंग है उसका वेट, वही तो एक फोर्स है इसमें। ठीक है, वही पार्ट उसे खींच रहा है, तो वही टेंशन की वैल्यू हो जाएगी m/l l माइनस एक्स टाइम्स जी। ठीक है, उतने पार्ट का वेट, दैट शुड बी इक्वल टू टेंशन। उसी से रुका हुआ है चेन, तो इसका इक्विलिब्रियम आप लिख लेंगे ये वाला। ठीक है, अब टेंशन की वैल्यू एफ आर के बराबर कर दीजिए तो आपका म्यू आ जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन इस पे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट भी सकते हैं। रटने में ये ध्यान दीजिएगा, एक्स वाला पार्ट है जो टेबल पे है, ना कि नीचे है। अब हम अपना नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेगी अपनी, डब्ल्यू डी एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू डी नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू डी सूडो इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। डब्ल्यू डी एक्सटर्नल जीरो है, डब्ल्यू डी सूडो जीरो है, डब्ल्यू डी फ्रिक्शन जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो इसमें हमारी बनेगी डब्ल्यू डी फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन।
अब इसमें मैं आपको दूसरे तरह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पिछले वाले पार्ट में मैंने इंटीग्रेट करके दिखाया, सेम आंसर आएगा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। हालांकि हमने सेंटर ऑफ मास अभी पढ़ा नहीं है, पर ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो इनिशियल पोजीशन के लिए ले लेते हैं, ये पार्ट मेरा L माइनस एक्स है और ये पार्ट मेरा x, ठीक है। ई इनिशियल लिख रहा हूं मैं पहले, v इनिशियल 0 है, ये मेरा रेफरेंस हो गया फिर से, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू, अब देखो u इनिशियल कैसे लिखते हैं कि ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, u इनिशियल x प्लस u इनिशियल L माइनस एक्स, ठीक है, प्लस k इनिशियल। तो u इनिशियल x तो 0 हो गया मेरा, पहले भी हमने देखा था सारा रेफरेंस लाइन पे। जो L माइनस एक्स वाला पार्ट है उसका जरा ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि ये लीनियर है तो किसी लीनियर का सेंटर ऑफ मास, लीनियर ऑब्जेक्ट कोई भी होगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस L माइनस एक्स है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, L माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो mgh लिखते हैं, अगर वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको पूरा m ले लीजिए सेंटर ऑफ मास पे, पॉइंट मास मान लीजिए, और जो mgh होगा वो लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसे, इज इक्वल टू, ये वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल, कैपिटल M यूज कर रहे हैं हम लोग, टाइम्स L माइनस एक्स, ये तो इसका मास हो गया, ठीक है, इंटू जी इंटू एच, एच सेंटर ऑफ मास की लेंगे तो माइनस L माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है इनिशियली, तो यू आई ई आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम एल माइनस एक्स का स्क्वायर जी बाई 2L, और देखिए यही हमने पहले भी निकाला था, यू कैन प्लीज गो एंड चेक। माइनस एम जी एल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L, ठीक है, और यही यहाँ से भी आ जाएगा माइनस एम जी एल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L। तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, सारा मास आपको पॉइंट मास मान लेना है सेंटर ऑफ मास पे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देनी है। तो इस चीज को लिख लीजिए, वी एज्यूम होल मास एज पॉइंट मास एट सेंटर ऑफ मास, है ना, एंड राइट पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉइंट मास, ठीक है। मतलब उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सारा मास मान लीजिए, अब इसको पॉइंट मास मान लीजिए और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हैं mgh वैसे ही ठीक लिख देनी है। सिमिलरली ई फाइनल के लिए भी लिख लेते हैं, ई फाइनल के लिए भी सेम फंडा आएगा, अब कुछ वी फाइनल हो चुकी है इसकी वेलोसिटी, वो हमें निकालनी है। इसका सेंटर इसके यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये लेंथ L है तो ये L/2 हो जाएगी इसके सेंटर ऑफ मास की लेंथ। अब इसको आप डायरेक्ट लिखिए, ई फाइनल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, तो ये हो जाएगा, टोटल मास इसका m है क्योंकि पूरी की पूरी चेन है इस बार, तो mg माइनस L/2, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस लाइन आपकी यही है फिर से, mg माइनस L/2 प्लस हाफ m vf का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस mg/2 हमने पहले भी कैलकुलेट किया था इंटीग्रेशन से, सी u फाइनल आपका माइनस mg/2, तो ये वाला फंडा आप सेंटर ऑफ मास के बाद यही डायरेक्ट लगाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि
पॉइंट मास मान लेना है सेंटर ऑफ मास पे और सिंपली ये लिख देना है, ठीक है। तो ये तो आपने ई इनिशियल निकाल लिया, ये आपने ई फाइनल निकाल लिया। अभी एक चीज बाकी है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना, तो वो भी निकाल लेते हैं। अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या दी हुई है, इनिशियल पोजीशन चेन की कुछ ये दी हुई है, ठीक है। तो पहले तो फ्रिक्शन सिर्फ एक्स वाले पार्ट पे लग रहा है, और हर पार्ट जो है, जो पार्ट यहां पर है, जो पार्ट यहाँ पर है वो इतनी डिस्टेंस जा रहा है, जो पार्ट यहाँ पर है वो एक्स डिस्टेंस जा रहा है, जो यहाँ पर है वो कुछ कम जाएगा, जो पार्ट यहाँ जाएगा वो कुछ कम स्लिप हो रहा है। तो हर पार्ट अलग अलग डिस्टेंस कर चल रहा है। इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि हमें वर्क डन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कोई z डिस्टेंस पे जाना है और dz का एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो मास ऑफ dz पहले लिख लीजिए, कितना होगा, dm इज इक्वल टू dz बाई m बाई एल टाइम्स dz, ठीक है। अब ये जो dz है, ये dm जो मास है, इस पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू dm g, ठीक है। तो म्यू m बाई एल टाइम्स dz g आ जाएगा इसका वैल्यू। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसको आप छोटा फ्रिक्शन बोलिए dfr, तो dw हो जाएगा dfr डॉट dr, कितनी डिस्टेंस ये चल रहा है। देखो ये डिस्टेंस स्लिप करेगा z, ठीक है, z डिस्टेंस आगे की तरफ स्लिप करेगा, चेन आगे जा रही है, राइट। तो ये वाला जो एलिमेंट है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये डिस्टेंस आगे चल रहा है dz के z के बराबर। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आपको इस तरह निकालना होगा, दैट शुड बी इक्वल टू dfr टाइम्स z cos 180 आएगा, क्योंकि dfr पीछे है और z आगे है, ठीक है, z आगे है, तो माइनस आ जाएगा। सो dw इज इक्वल टू माइनस dfr टाइम्स z, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस म्यू m बाई एल dz g टाइम्स z। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, WFR इज इक्वल टू इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस म्यू m बाई एल जी z dz। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप, आपको करना है एक एंड से दूसरे एंड तक, 0 से x तक, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन बन जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, या z स्क्वायर बाई 2 लिखिए और फिर लिमिट लगा दीजिए। तो WFR बन जाएगा आपका माइनस म्यू एम जी बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने वर्क एनर्जी थ्योरम पे। WET मेरा क्या था, WET था मेरा वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ये सारी चीज़ें लिख दीजिए। अच्छा, म्यू की वैल्यू भी हमें पता है, कितनी निकाली थी हमने, L माइनस एक्स बाई एक्स, म्यू इज इक्वल टू L माइनस एक्स बाई एक्स। तो सारी चीज़ें अब आपको इसमें रख देनी है। तो सबसे पहले मैं WFR लिखूंगा माइनस L माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2L should be equal to E final is how much, minus mgl by 2 plus half mvs square minus mgl by 2
प्लस हाफ एम वी एफ का स्क्वायर और माइनस ई इनिशियल कितना है मेरा, इनिशियल है माइनस एम एल माइनस एक्स स्क्वायर बाई जी, सॉरी जी बाई 2l माइनस एम जी एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई और इससे मैं क्या निकालूंगा, वी एफ निकाल लूंगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, वी कैन फाइंड वी एफ। काइंडली इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाले सारे टर्म लेफ्ट साइड में ले जाने हैं, वी एफ आपको निकाल लेना है। तो काइंडली इसका आंसर बताइए कमेंट करके कितना आ रहा है वी एफ आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रिक्शन वाला पार्ट लेके। बस इसमें इंटरेस्टिंग एक अलग चीज आई थी कि आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास यूज करके कैसे निकालते हैं और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हर पार्ट अलग अलग डिस्टेंस स्लिप कर रहा है। तो आपको कोई छोटा सा पार्ट डीजेड लेना है, उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो निकाल लीजिए और कितनी डिस्टेंस स्लिप कर रहा है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट होगा तो cos 180 लग जाएगा, तो इस वजह से एक माइनस साइन आ जाता है। और पूरे वर्क डन को इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा इतना। ठीक है, म्यू की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है फ्रॉम फर्स्ट, और ये सारी वैल्यूज वर्क एनर्जी थ्योरम में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट अगर आप ये प्रॉब्लम अपने से एक बार कर लेंगे तो आई गेस आप वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई करना समझ सकते हैं। तो फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन दोनों केस एक बार आप फिर से सॉल्व करके देखिए खुद से। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि इतना आप इजीली अप्लाई कर पाएं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे इस पे। ठीक है, ये अच्छा खासा प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम इजी नहीं है ये, तो आप मेक श्योर करिए कि ये आप सॉल्व कर ले रहे हैं इजीली। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, एंगल ऑफ सेपरेशन फाइंड करने की प्रॉब्लम। क्या होता है कि क्वेश्चन में एक मास है, छोटा सा पॉइंट मास है, इसको स्फीयर के टॉप से रिलीज किया जाता है, मतलब v इक्वल टू 0 से, और फिर ये इस पे स्लिप करता है, कुछ देर तक स्लिप करते जाता है, यहाँ तक सपोज करिए वेलोसिटी v डेवलप हो जाती है। तो v जब एक सफिशिएंट हो जाती है तो किसी एंगल थीटा नॉट पे जाके ये छोड़ देता है, सरफेस को टेक ऑफ कर जाता है। तो वही एंगल्स ऑफ सेपरेशन आपको निकालना है। तो एंगल ऑफ सेपरेशन को आप थीटा नॉट बोल दीजिए। ठीक, अच्छा, क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो भी देख लीजिए। इस पे एक mg लग रहा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा। इधर क्या फोर्सेस होगा, एक नॉर्मल होगा और एक mv स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, ये आर दिया हुआ है आपका। तो एट एनी एंगल थीटा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है स्फीयर के अराउंड, तो आपका हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू n प्लस mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये तो आपका इक्वेशन बनेगा। पर क्या होगा कि जब ये एंगल ऑफ सेपरेशन निकालना है, सेपरेट का मतलब ये सरफेस छोड़ दे रहा है, मतलब वहां पे नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो एट एंगल ऑफ सेपरेशन नॉर्मल इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉर्मल आपका 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल अगर 0 हो जाएगा तो आपका सिंपली इक्वेशन बनेगा mg cos थीटा नॉट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब आपको v नहीं पता है, v निकालना है। v कैसे निकलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकलेगा। आपको ये रेफरेंस लाइन ले लेनी है और ये इनिशियल आपका v इनिशियल 0 है, v फाइनल आपका v है। ठीक है, इन दोनों के बीच में WET लगा लेना है। ठीक है, तो WET कैसे निकलेगा, WD एक्सटर्नल प्लस WD नॉन कंजर्वेटिव प्लस WD सूडो इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। WD एक्सटर्नल मेरा 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है,
कंजर्वेटिव नॉन, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नो फ्रिक्शन, और आप ग्राउंड फ्रेम से मोशन एनालाइज कर रहे हैं, तो डब्ल्यू डी सीडो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बन जाएगा ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। अब थोड़ा सा आप लोग इसको डायरेक्ट लिखना सीखिए, कैसे लिखते हैं देखिए। पहले इस रेफरेंस इनिशियल पोजीशन का लिखिए यू आई प्लस के आई, तो एक लाइन में सारा चीज़ें लिखना है। ई आई इज इक्वल टू ई फाइनल, देखिए कैसे लिखते हैं एक लाइन में। ई इनिशियल सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो। फाइनल वाले उस पे आ जाइए, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे ये डिस्टेंस निकाल लीजिए कितनी होगी। अगर ये आर है तो ये वाली डिस्टेंस आर कॉस थीटा होगी, आर कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस होगी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। तो यहाँ से आपको वी फाइनल मिल जाएगा, ये दिस इज योर वी फाइनल, ठीक है। तो वी फाइनल आएगा आपका 2g आर माइनस आर कॉस थीटा का अंडर रूट, या अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, वी स्क्वायर का ही काम है, ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो एम जी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू एम 2g आर माइनस आर कॉस थीटा नॉट अपॉन आर। सारी चीज़ें काट दीजिए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जी से जी कैंसिल होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा नॉट बचेगा आपका, ये 2 कॉस थीटा नॉट इधर चला जाएगा और ये 2/3 बन जाएगा, ठीक है। इसको रट लीजिए, कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 2/3 या थीटा नॉट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है। इसको आप रट्टा मार लीजिए, एंगल ऑफ सेपरेशन यही होता है, कॉस इनवर्स 2/3। कि जब किसी पॉइंट मास को स्फीयर के टॉप से छोड़ते हैं तो स्फीयर पे कितने एंगल बाद जाके वो सेपरेट होता है, वो एंगल वर्टिकल से नापा गया है, एंड दैट एंगल इज कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है। ये चीज़ आप रट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आपको इजीली 2/3 मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखते हैं, स्प्रिंग मास की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको ट्वीक करता हूं मैं। कुछ यूं दिया हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, पूछ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम हम करते हैं, एक प्रॉब्लम आप काइंडली इसको करना नेक्स्ट वाली, ठीक है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ की पोजीशन से इसको छोड़ दिया गया। कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। सपोज करिए कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आ गया ब्लॉक, तो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन को आप रेफरेंस लाइन मान लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन x का हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आप कंस्ट्रेंट मोशन से जानते हैं, अगर ये x स्प्रिंग में x का इस वाले ये वाला x चल रहा है तो ये कितना चलेगा, x/2, ठीक है। दिस यू नो फ्रॉम NLM एंड कंस्ट्रेंट मोशन। तो अब आपको W वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देनी है दोनों पार्ट में। ये रेफरेंस है, यहाँ पर नेचुरल लेंथ में x इज इक्वल टू 0 होगा, या x मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एट रेफरेंस लाइन एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो WET लगा दीजिए,
WET में सारी फोर्सेस जीरो हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस दोनों पोजीशन पे लगा दीजिए। तो देखो E इनिशियल मतलब U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। U इनिशियल में क्या क्या आएगा? U इनिशियल में आएगा हाफ K ज़ीरो का स्क्वायर प्लस mg h भी ज़ीरो होगा, या मैं एक बार लिख ही लेता हूँ जनरल, फिर आप ज़ीरो कर लेना सारी चीज़ें। प्लस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस हाफ m वी एफ का स्क्वायर। अब लिखिए इसको चीज़ें, तो पहला वाला टर्म हो जाएगा ज़ीरो, दूसरा वाला टर्म ज़ीरो प्लस तीसरा वाला टर्म ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से रिलीज किया गया तो v इक्वल टू ज़ीरो थी। यहाँ पर v फाइनल भी ज़ीरो है क्योंकि दूसरा एक्सट्रीम है, मैक्स डिस्प्लेसमेंट मतलब दूसरा एक्सट्रीम। एट मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक मतलब कि v इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। इज इक्वल टू राइट साइड का देखिए, अब हाफ के एक्स स्क्वायर होगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, प्लस मास कितना नीचे आ रहा है, x बाई टू नीचे आ रहा है, तो एम जी माइनस एक्स बाई टू और प्लस ज़ीरो। ठीक है, यू कैन फाइंड x हियर, सो एम जी एक्स बाई टू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी बाई के। पर आपसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है, तो वो x नहीं है, वो x बाई टू है। तो यही इस क्वेश्चन का ध्यान देने वाला चीज़ है। आप x निकाल के आंसर मत मार दीजिएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक x बाई टू होगा, क्योंकि स्प्रिंग में अगर x चलेगी तो ये ब्लॉक x बाई टू चलेगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट से। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहे हैं मैक्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो मैक्स वेलोसिटी आपको पता है कब होती है, मीन पोजीशन पे होती है। मैक्स वेलोसिटी के लिए कंडीशन होगी dv बाई dt आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो f की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कि मीन पोजीशन, ये एक्सेलरेशन है राइट, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो तो फोर्स ज़ीरो, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, dv बाई dt इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज f इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसका मतलब है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सपोज करिए, फिर से बनाना पड़ेगा इसे। सपोज करिए फिर से, स्प्रिंग में एक्सपेंशन x नॉट का है इस बार। ठीक है, या x1 बोल दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, x1 लेना है x1 ले लो। तो ये कितना आ जाएगा मास, x1 अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, फिर से अब इस पोजीशन में इसका एक फोर्स बैलेंस कर लीजिए आप। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। अच्छा, ये K है, तो ये कितना होगा kx1, तो इधर भी kx1 आ जाएगा, सेम स्ट्रिंग है, तो इधर कितना हो जाएगा 2kx1, तो T इज इक्वल टू 2kx1।
mg बराबर आ जाएगा आपका 2kx1। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इससे स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन भी kx1 हो जाएगा। यही स्ट्रिंग यहाँ जा रही है तो kx1 यहाँ भी होगा, ये वाली स्ट्रिंग में डबल होगा इसका तो 2kx1 हो जाएगा, मास पे टेंशन 2kx1 हो गया। ठीक है, फोर्स बैलेंस कर दीजिए, mg इज इक्वल टू 2kx1, तो x1 की वैल्यू हो गई mg अपॉन 2k। ठीक है, ये मेरा पहला बना। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा है एक बार देख लीजिए। ये नहीं पूछा है आपसे आई गेस, मैक्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो फिर से WET लगा दीजिए, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, यही वाला लाइन रेफरेंस लाइन ले लीजिए। ठीक है, तो UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, VI इज इक्वल टू 0, और ये V फाइनल आपको निकालना है। तो हाफ KX स्क्वायर प्लस MGH प्लस हाफ MVI स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर प्लस MGH प्लस हाफ MVF का स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, इनिशियल सारे टर्म 0 हैं, इज इक्वल टू हाफ के स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 का है प्लस MGH कितना होगा mg माइनस x1 बाई 2 प्लस हाफ MVF का स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं mg बाई 2 के, तो यही आपको पुट कर देना है और निकाल देना है। ठीक है, सो 1/2 हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा, MVF का स्क्वायर हो जाएगा k mg बाई 2k का स्क्वायर। मैं x1 की वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक है, माइनस mg बाई 2k। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, इससे आप VF निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, इसमें x1 की वैल्यू डाल दीजिए और फाइंड VF, वी कैन फाइंड VF। ठीक है, तो ये था स्प्रिंग मास सिस्टम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो आपको एनर्जी बस लिखने आना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस लाइन ले लीजिए नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसका भी आपका आंसर आपको निकालना है एंड देन यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, फाइंड द मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओके, दो स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर, ये K का है और ये 4K का है। आपको मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक निकालना है रेफरेंस लाइन से। तो इनिशियल पोजीशन रेफरेंस ले लेना, ये कुछ डिस्टेंस आएगा तो वही डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए इस वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन x का हो रहा है, तो इसमें फोर्स कितना बनेगा 4kx, वही यहाँ पे भी बनेगा 4kx, और इधर कितना बन जाएगा 8kx। तो अगर किसी स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसमें फोर्स 8kx है, मतलब इसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, वी एज्यूम एक्सटेंशन इन 4k spring as x, therefore extension in k spring is equal to 8kx upon k, force by k is equal to 8x। ठीक है, 8x ये एक्सटेंड हो रही है, x ये एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो अब ब्लॉक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y मान लीजिए आप, y क्या होगा, देखो ये स्प्रिंग जितना एक्सटेंड होगी उतना ब्लॉक नीचे आएगा, तो इसकी वजह से तो x चला जाएगा,
प्लस ये जो 8x एक्सटेंड होगी इसकी वजह से भी ब्लॉक नीचे जाएगा। अगर ये 8x चलेगी तो ब्लॉक चलेगा 16x कंस्ट्रेंट से, तो 2 इंटू 8x कर दीजिए तो y हो जाएगा 17x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्रक्स यही है कि मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक 17x होगा। ठीक है, सो अब आपका प्रॉब्लम कुछ यूं बन जाएगा, ये x चलेगा और 4k है, ये k चलेगा और 8x चलेगा, k है और 8x चल रहा है, और ये जो है सेवनटीन एक्स नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको रेफरेंस लाइन ले लीजिए और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, रेफरेंस v इनिशियल 0, v फाइनल यहाँ पर ले लेना है, बीच का डिस्टेंस 17x है। ठीक है, करके देखना है तो करके देख सकते हैं आप। e इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल हो जाएगा, क्योंकि सारे अदर फोर्सेस ज़ीरो हैं, तो यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनिशियल वाला टर्म के ये लिख दीजिए आप, हाफ, दोनों स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी आपको इस बार, इनिशियली दोनों ज़ीरो हैं। ठीक है, हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 स्क्वायर प्लस हाफ प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k2 x1 फाइनल या x1 इनिशियल बोलिए, यहाँ भी x2 इनिशियल बोलिए। ठीक है, ये इनिशियल फाइनल से आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस बेसिकली लिखने आना चाहिए चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं चीज़ें। पहला सारे ज़ीरो होंगे टर्म, लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाला लिखते हैं। ठीक है, 4k वाली स्प्रिंग का बताइए, हाफ 4k ठीक है, दिस इज योर k1 एंड दिस इज योर k2। ठीक, तो हाफ 4k इंटू इसमें कितना एक्सटेंशन है, x का स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली स्प्रिंग में 8x का एक्सटेंशन है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो प्लस हाफ k इंटू 8x का स्क्वायर प्लस मास कितना नीचे आ रहा है, एम जी माइनस 17x प्लस हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, वी एफ आपको निकालना है। ठीक है, तो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज योर 2k x स्क्वायर, ऑल राइट, 2k x स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, तो सॉरी वी एफ भी जीरो होगा आपको, मैक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, for max displacement
ऐसे भी समझो, अगर मैक्स डिस्प्लेसमेंट होगा तो dx बाई dt 0 होना चाहिए, मतलब v 0 होगा। ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा आपका 0 इज इक्वल टू 2kx² प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का हाफ हो जाएगा 32kx² माइनस 17 mgx प्लस 0, x बराबर हो जाएगा 34kx², सॉरी 17 mgx की वैल्यू हो जाएगी 34kx²। ठीक है, तो x की वैल्यू बनती है 17 mg बाई k, सॉरी 17 तो कैंसिल कर देगा इसको 2 बार में, तो mg बाई 2k बनेगी x की वैल्यू। ठीक है, 17 से 32 2 बन जाएगा, 2k नीचे चला जाएगा और mg ऊपर रह जाएगा, तो x की वैल्यू mg बाई 2k। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आपसे मैक्स डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो मैक्स डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, 17x होगा, तो उसका आंसर होगा 17 mg बाई 2k। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी जहां पर NLM कंस्ट्रेंट और वर्क एनर्जी थ्योरम का मिक्स करके यूज कर रहे थे, और ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी, सिर्फ एक नहीं यूज होगा, आपको मल्टीपल। आगे हम लोग पावर देखेंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स भी देखेंगे, हालांकि हमने भी पढ़ा नहीं है। बट आई गेस आपका लेक्चर आज आपको समझ आया होगा, एक बार ध्यान से फिर से खुद से ट्राई करिए, सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो आप वापस से लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।